हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का। एक लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जनरल प्रॉपर्टीज। तो जनरल प्रॉपर्टीज को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को ले लो तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन होती है, तो क्यों? इसका रीजन हमको पता होना चाहिए। तो रीजन बेसिकली क्या है, रीजन लिखवा दे रहा हूँ, रीजन तुमको पता होना चाहिए। रीजन एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली यही पूछेगा, रीजन वाला आंसर पूछेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बेसिकली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से करते हैं? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D सबसेल। बेसिकली NS सबसेल है और N-1D सबसेल है। सपोज दैट ये है NS और ये है N-1D सबसेल, दो सबसेल है। इनमें एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो D के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और NS के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लगेंगे किसमें? बॉन्डिंग में। और ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ? मेल्टिंग पॉइंट में भी ये रीजन ये बता चुका हूँ। एनर्जी डिफरेंस अगर कम है तो NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन क्या दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, टाइटेनियम ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। टाइटेनियम साइंस टीचर मतलब 22 इसका एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d2। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे जाएगा? आउटर मोस्ट सेल से जाएगा। आउटर मोस्ट सेल से गया तो सपोज दैट इधर से इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। अब डी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS और N-1D क्या है? कम है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जाएंगे। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो जाएगी? 3। और चलो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर चले गए, इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो जाएगी? 4। मतलब इधर क्या आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आ रही है? वेरिएबल। तो इसका रीजन तुमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS और N-1D बहुत माइनर होता है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। NS के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में और N-1D के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं पूरे एस ब्लॉक में 3D सीरीज के हमको NCERT में गिवन है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो हमको याद भी रखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। थ्री डी के ही NCERT में गिवन है, तो 3D के ही क्वेश्चन, मतलब अगर आएगा क्वेश्चन तो 3D सीरीज से ही आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफिकोनी कॉपर जिंक। साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफिको, इसकी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। टाइटेनियम की +2 होती है और +3 और +4। वेनेडियम की +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है और +5 भी। क्रोमियम
क्रोमियम भी +2 शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी, +5 भी और +6 भी। अब मैग्नीज की बात आई, ये +2 भी शो करेगा, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज, सबसे ज्यादा +2 से लेके +7 तक। अब आयरन को आ जाओ तो ये +2 भी करेगा सो +3 भी करेगा और +4 भी करेगा। इसी तरह कोबाल्ट +2 भी शो करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है। निकिल, कॉपर, जिंक, जिंक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्या, +2। जिंक और स्कैंडियम दोनों एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉपर +1 करता है और ये +2 करता है। निकिल +2 भी करेगा, +3 भी करेगा, +4 भी करेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट काफी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब इसमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होंगी जिसमें ये एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें मैं सर्किल लगा रहा हूं। जैसे स्कैंडियम +3 में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक्चुअली ये +3 ही शो क्यों कर रहा है स्कैंडियम का? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, तो आर्गन 4s2 3d1। अब एक बात बताना, +3 शो कर रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s के भी जा रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन d का, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तीनों इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो ये क्या अचीव कर लिया इसने, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि मतलब +3 में ही क्यों स्टेबल है। इसी तरह टाइटेनियम +4 में, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। वेनेडियम +5 में, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। क्रोमियम +3 में भी होता है और +6 में भी। +6 का तो तुमको समझ में आता है कि बेसिकली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, लेकिन +3 का तुमको समझ में इधर नहीं आएगा। तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे, तब पढ़ोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बताऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा क्रोमियम बेसिकली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों स्टेबल है। तो इसका रीजन तुम थोड़ी वेट करना, उस चैप्टर का इंतजार करना, तब तक आराम से तुमको रीजन मिलेंगे। और बेसिकली Mn +2 में भी स्टेबल होता है और +7 में भी स्टेबल होता है। तो अब +7 +2 Mn की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो ना। Mn की साइंस टीचर विनीता कुमारी मन 25 मतलब आर्गन 4s2 3d क्या 5। देखो ये आंसर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तो इसका मतलब तो हमको समझ में आता, लेकिन +2 में क्यों शो कर रहा है? तो देखो Mn 25, अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे और ये क्या बचेगा, D5 हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। ठीक है ना? तो आई थिंक दोनों तुमको समझ में आ गए होंगे। आयरन +2 में भी स्टेबल होता है, +4 में भी स्टेबल होता है। काफी रीजन्स हैं जो कि इधर नहीं मिलने वाले, ये मिलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में। और कॉपर बेसिकली +1 में भी स्टेबल होता है, +2 में भी। तो सभी जगह एक चीज मत थोप देना कि सीधा कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल नहीं। कहीं इधर से इधर तक तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट गैस अचीव कर लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो क्या बोल देना, उधर बोल देना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबल है। और जहां पर ऐसा ना आए तो फिर उधर सोचना कि हमको आगे पढ़ाएंगे सर। ठीक है? तो ये आयरन +2 में नहीं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। और निकिल +2 में, कोबाल्ट +2 में, निकिल और आयरन +3 में, कोबाल्ट भी +3 में, सॉरी कोबाल्ट +3 में, निकिल +2 में। और कॉपर +2 में ही, और जिंक तो +2 में ही रहेगा क्योंकि जिंक में D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगी मतलब फुली फिल्ड d ऑर्बिटल रहेगा।
तो मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन वो मतलब मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती। हाफ फील्ड या फुली फील्ड डी ऑर्बिटल होंगे। तो देखो ये सब रीजन कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, रीजन कोई नहीं बताता, रीजन कोई नहीं बताता। मैंने बताया है इस पर कोई नीट में बेसिकली रीजन बताता है जेई वाले स्टूडेंट्स को शायद में भी पता हो इसके रीजन, क्योंकि आधे रीजन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में समझाए जाते हैं, तो टीचर इधर से भागता है। बेसिकली जिंक +2 में ना अगर इसका सही रीजन दूं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगे, मतलब लास्ट सब सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक +2 में क्यों स्टेबल होता है, इसका रीजन होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आउटर मोस्ट सब सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इससे क्वेश्चन नीट में कैसा बनेगा मैं बता दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं इसमें, तो दोनों क्वेश्चन हम डील करेंगे। और इस पर बस नीट की इतनी ही औकात है, रीजन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट does not show variable oxidation state, variable oxidation state मतलब कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला स्कैंडियम, सेकंड चौथा कोबाल्ट। अब देखो विच ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। देखो स्कैंडियम भी +3 में ओनली +3 शो करता है और जिंक कितनी +2 शो करता है। सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर पर तुमको फंसाने का चांस कहाँ बनेगा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, अब जिंक अगर दिया होगा तो जिंक को नहीं कंसीडर करना है, स्कैंडियम को कंसीडर करना है। लेकिन एग्जामिनर खेल गया था, उसने एक बार जिंक को भी सही आंसर मान लिया था, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बेसिकली सही होना क्या चाहिए, अगर स्कैंडियम और जिंक दोनों गिवन हो ना तो स्कैंडियम टिक करना, लेकिन एग्जामिनर ने जिंक को, अगर स्कैंडियम ना दिया हो तो जिंक को ही तुम क्या करोगे, टिक करोगे। ऑब्वियस सी बात है, भले ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन इसके अलावा 3D सीरीज के ही एलिमेंट है सब, सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो एक बार एग्जामिनर ने मतलब इस जिंक को भी सही मान लिया था, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैंने क्या बताया था, जिंक कैडमियम मरकरी Cn, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको नोट डाउन करो। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर तो फर्स्ट है। क्वेश्चन एक और करो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सोन बाई, पहला स्कैंडियम, दूसरा क्रोमियम, थर्ड
Mn4 वेनेडियम। अब तुमको बताना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Mn +2 से लेके +2 +3 +4 +5 +6 +7 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो करता है। कितनी? +2 +3 +4 +5 +6 +7, मतलब ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Mn। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलें आगे। चलो अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसमें नोट ही लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो दो एलिमेंट के साथ शो करते हैं। किसके के साथ? ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट शो, डी ब्लॉक एलिमेंट सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंसीडर बात बिगड़ जाए, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तो हम कंसीडर करेंगे ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन एंड, सीधा लिखो, एंड दे प्रेफर ऑक्सीजन ओवर फ्लोरीन। इसका रीजन भी बताऊंगा कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, अगर दोनों को कंसीडर करें दे प्रेफर ऑक्सीजन ओवर फ्लोरीन। मतलब ऑक्सीजन के साथ ये क्यों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? देखो क्रोमियम, एग्जाम्पल लो, क्रोमियम F6 लिखा मैंने, अभी इसका रीजन लिखवा दूंगा, रीजन ही लिखवाऊंगा। चलो पहले रीजन लिखो, ऐसा क्यों होता है। रीजन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसका रीजन एनसीईआरटी में भी लिखा है। पहली बात, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, और दूसरा फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। रीजन ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू लैटिस एनर्जी। दो फैक्टर हैं, पूरा लिख दूं वरना काफी लोग आ जाएंगे चिल्लाने। एली क्या है? आई अंडरस्टैंड यार, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे बच्चों की एक एक हरकतें पता है। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी। ऑफलाइन में अगर एली लिख दो, लड़के बोलेंगे क्या है सर, क्या लिखा? बोलो तो उनको सुनाई नहीं देता, उनकी बॉडी प्रेजेंट रहती है, माइंड कहीं और रहता है। बाद में तब वो लिखते हैं, तब ये बोलते हैं कि एली क्या है, फिर उनको बताओ लेटेस्ट एनर्जी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं अपनी पढ़ाई में ऐसे लिख दूं इंक्रीज, इसका मतलब सब मैं कई बार लिख चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? भैया इसका मतलब है इंक्रीज। ठीक है, खैर तुम तो काफी समझदार हो, लेक्चर बैक करके देख लिया करो, चीजें समझ में ना आया करें यहाँ। तो ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू लैटिस एनर्जी। देखो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक किसके साथ शो करते हैं? पहला आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ऑक्सीजन के साथ क्यों? मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर चेक किया जाए तो ऑक्सीजन के साथ क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है और लेटेस्ट एनर्जी। जैसे अगर मैंने लिया क्रोमियम F6 और मैंने लिया देखो क्रोमियम इधर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अगर मैंने क्रोमियम O3 लिया है तो भी इधर +6 कर रहा है। सो अब एक बात बताना, क्रोमियम में कितने फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। और इधर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। देखो पहला फैक्टर इधर स्टेरिक हिंड्रेंस, इधर क्या लग रहा है ज्यादा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इधर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या लग रहा है? कम। और इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर बेसिकली सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं लेटेस्ट एनर्जी की बात करूं, लेटेस्ट एनर्जी पहला फैक्टर हमको समझ में आ गया कि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, और एक फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला समझ में आ गया। अगर मैं लेटेस्ट एनर्जी से भी देखूं तो लेटेस्ट एनर्जी में क्या सबसे पहला फैक्टर होता है? लेटेस्ट एनर्जी को मैं नहीं बताऊंगा। लेटेस्ट एनर्जी में डोमिनेंट फैक्टर क्या रहता है? सबसे पहले चार्ज, बाद में साइज। ठीक है, तो क्रोमियम F6 क्रोमियम +6 में है और फ्लोरीन -1 में है, और CrO3 में इधर क्रोमियम +6 में है, ऑक्सीजन -2 में। तो चार्ज 6 × 1 कितना है? 6। इधर 6 × 2 कितना है? 12। तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी क्या है? ज्यादा। इसीलिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना है डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो वो प्रेफर किसको करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो नोट करो। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन भेजो, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगा देना इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ क्रोमियम डज नॉट एग्जिस्ट? पहला ऑप्शन CrO3, सेकेंड ऑप्शन CrCl6, थर्ड ऑप्शन CrF6, फोर्थ ऑप्शन CrI3। अब ए ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड होगा। बी ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ होगा। सी ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ क्रोमियम डज नॉट एग्जिस्ट? मतलब कौन सा कंपाउंड क्रोमियम एग्जिस्ट नहीं करेगा? देखो क्रोमियम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड तो बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और इधर क्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर आयोडीन है। क्रोमियम F6 फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा। एक अगर मैं मानूं तो ये क्रोमियम F6 ये भी बनेगा, स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कौन नहीं करेगा? एक CrCl6, क्योंकि इधर क्या साइज अगर बड़ा हो गया तो एक बात बताना, पहले फ्लोरीन लगे थे 6, अब क्लोरीन लग गए। फ्लोरीन का साइज छोटा था तो छोटा था, स्टेरिक रिपल्सन कम लग रहा था। इधर स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और आयोडीन में तो और ज्यादा होगा भाई मेरे, आयोडीन में और ज्यादा होगा स्टेरिक रिपल्सन। इधर तो स्टेरिक रिपल्सन और हाई रहने वाला है भाई मेरे, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फ्लोरीन CrF6 तो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कैसा होता है? छोटा। हाँ,
अगर इन दोनों में पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, अच्छा इधर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी पूछा है, एग्जिस्ट पूछा है। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, मतलब डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। चलो अब थोड़ा और मूव करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट सेल, ई नेगेटिव वैल्यू। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट कहाँ पढ़ना है तुमको, जहां पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है उधर से ही क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक में सच इनऑर्गेनिक का ये पार्ट ही नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक में छोटा सा पार्ट दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन तुमको कहाँ समझ में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने अच्छे से सब कुछ कराया है। तो कृपया ऐसा बिल्कुल मत सोचना सर ने वो टॉपिक स्किप किया, स्किप नहीं किया है भाई, पढ़ा दिया है। बार बार पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, और इधर समझ में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुमको फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाऊंगा, वो मैं लिखवा चुका हूँ, रटवा भी चुका हूँ, और उस पर क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। तो कृपया ई नॉट वाला पोर्शन उसी से कंप्लीट करें अपना, ठीक है। अब देखो इधर इधर सीधा ट्रिक है, सीधा सीधा याद रखने वाला पोर्शन है। पहला Mn+3 मन को भाया ऑक्सीडेशन। अगर Mn+3 में और कोबाल्ट+3 में है, इसकी ट्रिक है मन को भाया ऑक्स, ट्रिक से याद रख लेना। ये दोनों अगर Mn+3 में है और कोबाल्ट+3 में है तो ऑक्सीडेशन नेचर शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और अगर टीबी इसकी ट्रिक क्या बनाऊं, CR+2, टीबी को करो रेड, टीबी को करो से CR+2 रेड का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। बस अगर ये 2 पॉइंट याद है, काफी लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, अल्टीमेटली उसमें यही 2 लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस पर क्वेश्चन अगर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनेगा तो सिंपली है, बस ऐसे ही पूछ लेगा, सिलेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला ऑप्शन टाइटेनियम+2, सेकंड Mn+3, थर्ड Cr+2, फोर्थ आयरन+3। तो हमने क्या पढ़ा है, ट्रिक याद रखना है। मन को भाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, देखो Mn+3, यही हमारा आंसर है। डायरेक्ट सीधा, कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाना, इधर याद करना है, कंसेप्ट इधर नहीं लगाना। इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट जहाँ मैं बोलूँ, जैसा बोलूँ वैसा करना है। इधर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बस याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। इसमें क्या ही कंसेप्ट लगाओगे यार, क्या कंसेप्ट लगाओगे। अब इसमें बोल दिया Mn+3 और कोबाल्ट+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हल्की चीज़ें, मतलब चीज़ों को आसान बना के मैं तुम्हारे पास डिलीवर करता हूँ, मुझे फॉलो करो प्लीज़, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू याद कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा, नोट करो।
आई थिंक अभी तक चीजें सब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये वाला टॉपिक है, बिल्कुल है। इसमें बस कुछ भी याद नहीं रखना, वैसे फिजिकल में भी करवा दिया है। म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट कर दो। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बोर मैग्नेटॉन है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकेल +2। पहला 2.83, सेकंड 3.7173, थर्ड 4.18, फोर्थ 5.96। अब हमसे पूछा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो बेसिकली एन क्या है? सॉरी, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन बेसिकली ये है, ये हमारा फॉर्मूला है। बस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रख दो, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और ये फिजिकल में भी मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बस वही आंसर होगा। जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये वाला आंसर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाला आंसर, 4 होंगे ये वाला, 5 होंगे ये वाला आंसर। देखो कैलकुलेट नहीं करना है हमको, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना। निकेल में देखो, निकेल आर्गन साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फी को 28 4s2 3d8। हाँ, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Ni+2 के लिए पूछा है, तो इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आर्गन 3d8 बचेगा। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। यही आंसर है। फॉर्मूला भी नहीं लगाना यार, फॉर्मूला याद भी नहीं रखना। म्यू बराबर, लेकिन चलो तुमको कहते हो तो फॉर्मूला में रख दो। एन कितना है? 2 + 2, तो 2 × 4। इसको कैलकुलेट कर लेना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना था, बस रैप अप करो इसको। आज के लेक्चर में छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हैं, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हैं और इनसे क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कंसेप्चुअल भी, उसमें थोड़ी एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा सीखने में, और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगेंगी, लेकिन मैं आसान करके ले आऊँगा कल का लेक्चर। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर ड्यू टू, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो करते हैं किस वजह से? डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर ड्यू टू 2 रीजन है, पहला, दूसरा डी ट्रांजिशन। ये टॉपिक बस मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये बस इधर लिखवा दे रहा हूँ, समझाऊंगा कहाँ, समझ में आएगा तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। रीजन पता होना चाहिए। डी ट्रांजिशन पहला है, डी ट्रांजिशन, और एक है चार्ज ट्रांसफर। जैसे एक कंपाउंड लो,
कोबाल्ट NH3 का होल 6 और Cl3, तो इधर +3 आ जाएगा। इधर कलर शो करेगा कोबाल्ट +2, कलर शो करेगा DD ट्रांजिशन। इधर क्या आएगा DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है। अगर K2Cr2O7 की बात करूं, K2Cr2O7, इधर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करेगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ट्रांसफर की वजह से। जैसे देखो ये कलर तुमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आराम से याद हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से। जैसे Mn+2, इसका कलर होता है पिंक, कैसा, लाइट पिंक, लाइट पिंक। और आयरन+3, आयरन+3 का कैसा होता है, येलो। आयरन+2 का कैसा होता है, ग्रीन। ये सब याद हो जाएंगे तुमको, सब, अभी बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है। और स्कैंडियम+3, स्कैंडियम+3, जिंक+2 और टाइटेनियम+4, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस, कलरलेस, क्योंकि इनके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो DD ट्रांजिशन शो कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब इतनी स्लाइड तुम लिख लो, बस तुमको लिखना है। समझ में कहाँ आएगा तुमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, डी ब्लॉक मैं पहले पढ़ा के गलती कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, खैर चीजें सब समझ में आ जाएंगी तुमको। बस अभी जो लिखवाते जा रहा हूँ बस लिखते जाओ, फॉलो करते जाओ, बस दैट्स इट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम लगाओगे क्या। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कॉम्प्लेक्स बनने, कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगी, कंडीशन, कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहली कंडीशन क्या होगी, पहला होगा हाई चार्ज डेंसिटी। एस ब्लॉक के कंपेयर में डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। पहला इसका रीजन होगा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पहला रीजन। दूसरा रीजन, तीसरा रीजन खुद से, एक होगा बैकेंट ऑर्बिटल, बैकेंट ऑर्बिटल एक रीजन क्या होगा, बैकेंट ऑर्बिटल, दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से भी ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्मॉल साइज। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल मत, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल मत लगाना तुम लोग, ये वाला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इधर चिपकाते हो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तो अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी में आएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन है, इसका रीजन है डी ब्लॉक एलिमेंट, नोट लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट या कंपाउंड और कंपाउंड सो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसका रीजन खुद से बताना है। अब आएगा इधर रीजन ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, रीजन इधर ही चिपका लो, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये
कैसा नेचर शो करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आई थिंक दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा टॉपिक और बचा है, इसके बाद हम रैप अप करेंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा तो बेसिकली बनेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं, तो उसमें रीजन ये होंगे, और उसमें गलत फाइंड करना होगा तो ये वाला रीजन इधर चिपका देगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में ये रीजन लिख देगा, ये रीजन लिख देगा, तो तुमको ये वाला रीजन क्या करना है, फाइंड करना है, चूज करना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बेसिकली इंटरस्टिशियल, सबसे पहले इंटरस्टिशियल क्या होता है, तो देखो ये मेटल की क्रिस्टल ले रहा हूं, मेटल का क्रिस्टल ले रहा हूं। सही, इसका डायग्राम थोड़ा सही बनाना पड़ेगा। ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रही है ना, ये बीच में स्पेस, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब यहाँ पर स्पेस होती है, मेटल क्रिस्टल होता है, उनके बीच बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टिशियल साइट है। अगर इसी इंटरस्टिशियल साइट में मैंने डाल दिया नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर मैंने डाल दिया तो अब क्या बन जाएगा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब बनेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मतलब इनका साइज, यही कंपाउंड क्यों, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, यही क्यों, क्योंकि इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज, इनका साइज होता है व्हेन कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन like small element occupy interstitial site of when carbon, hydrogen, nitrogen like small element occupy interstitial site of metal crystal। तो क्या बनता है, देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज फॉर्म, देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज फॉर्म। अब इनकी प्रॉपर्टी भी होगी इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमने बना लिया, जब हमने क्या किया, मेटल क्रिस्टल था, उसके बीच में जो स्पेस थी उसको इंटरस्टिशियल साइड में, उस इंटरस्टिशियल साइड में हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स को डाल दिया। अब जगह ऑक्यूपाई हो गई, पूरी पैक्ड हो गई। अब ये क्रिस्टल कैसा पैक्ड क्रिस्टल बन गया है, तो अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आता है, इसकी प्रॉपर्टीज से ही। पहला, नॉन स्टोसिमेट्रिक कंपाउंड बन जाएगा। कैसा होगा, नॉन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब इनके पास कोई फिक्स फार्मूला नहीं होगा। फिक्स फार्मूला नहीं होगा मतलब जैसे MnC4 TiH 0.5 होता है, आई थिंक ऐसे ही फार्मूले होते हैं, इसके फार्मूले अजीब और गरीब होते हैं। टाइटेनियम H 1.7 होता है, वेनेडियम H
0.5 ऐसे होते हैं ये कंपाउंड, कुछ ऐसे दिखते हैं ETC। नॉन स्टोसिमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन स्टोसिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा वेरी हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड, हार्डर देन प्योर मेटल, हार्डर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से भी हार्ड होते हैं समझो, क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। थर्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये पैक्ड हो गए हैं। जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें अभी क्या बोरोन हाइड्रोजन कार्बन चले गए हैं, अब उसमें पैक्ड क्रिस्टल बन गया है, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। चौथा केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। अब भाई कोई इंटरस्टिशियल साइट ही नहीं है, उनके पास पैक्ड कंडीशन है, तो केमिकली कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट। अभी किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, पांचवा पॉइंट, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। और क्या 5 हो गए, और कुछ रह गया नहीं? वेरी हार्ड हो गया, नॉन स्टोसिमेट्रिक, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और कुछ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। अब एक लास्ट चीज और पढ़ लो, एलॉय फॉर्मेशन। लास्ट चीज आज के लिए, बस 2 मिनट और दो, एलॉय फॉर्मेशन और दिखा दूं। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉय। ये एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इनकी साइज में डिफरेंस कम होता है, ड्यू टू लेसर डिफरेंस इन साइज, यही रीजन है। इनका साइज अप्रॉक्स बराबर होता है, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ब्रास किससे बनता है? कॉपर जिंक से। ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर तो इसमें रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा? टिन, SN। ठीक है, तो बस इतना काफी है आज के लिए, इतना ही काफी है। कल हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। चले